नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत की मिट्टी की महक ली हुए है, बल्कि उस जीनियस की गूंज है जिसने दुनिया को गणित और खगोल विज्ञान का नया आलम दिखाया। सोचिए, आज से 1500 साल पहले जब दुनिया सपाट धरती और सूरज के इर्द गिर्द घूमने की बातों में उलझी थी, तब भारत की धरती पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने चिल्ला चिल्ला कर कहा, नहीं, हमारी धरती घोल है और वो अपनी धुरी पर नाचती है। आज हम बात करेंगे उस महान शख्सियत की जिसका नाम है आर्यभट्ट। ये कोई साधारण कहानी नहीं दोस्तों, ये उस जंग की दास्तान है जो एक अकेले इंसान ने अंधविश्वासों और रूढ़ियों के खिलाफ लड़ी, और उसका हथियार था तर्क और ज्ञान की ताकत। इस ऑडियो बुक में हम आर्यभट्ट के रहस्यमयी जीवन को खोलेंगे, उनके उस छोटे से ग्रंथ आर्यभट्टीय के राजों को समझेंगे जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को कोड की तरह छिपा दिया था। क्या आप तैयार हैं उस स्वर्ण युग की सैर पर चलने को, उस दौर में जब भारत का हर कोना ज्ञान की रोशनी से जगमगा रहा था? तो चलिए, अपने दिल को थामिए और इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। चैप्टर आस्करियक्स। चैप्टर, वो रहस्यमयी जीनियस जिसके पीछे छिपा है एक अनसुलझा पहेली। दोस्तों, जब हम किसी महान इंसान की कहानी शुरू करते हैं तो आम तौर पर उनके जन्म, माता पिता या बचपन की मासूम कहानियों से शुरुआत होती है। लेकिन आर्यभट्ट की कहानी, वो तो एक गहरे रहस्य के पर्दे से शुरू होती है। कौन थे वो, कहाँ पैदा हुए, उनके माता पिता कौन थे? इतिहास इस सवाल पर खामोश है जैसे कोई अनसुलझी पहेली। कुछ कहते हैं वो महाराष्ट्र के अश्मक क्षेत्र से थे, तो कुछ का मानना है कि उनका जन्म पाटलिपुत्र यानी आज के पटना के पास हुआ। ये रहस्य ही आर्यभट्ट को और भी खास बनाता है। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसके अतीत का कोई सुराग नहीं, फिर भी वो भविष्य का इतना बड़ा झरोखा खोल गया। लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि आर्यभट्ट भारत के स्वर्ण युग में जिए, जब गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था। वो दौर जब नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय दुनिया को ज्ञान की रोशनी दे रहे थे, कालिदास अपनी कविताओं से जादू बुन रहे थे और समुद्रगुप्त जैसे सम्राट एक विशाल साम्राज्य को संभाल रहे थे। इसी बौद्धिक उफान के बीच कुसुमपुर में, जो पाटलिपुत्र के पास था, एक युवा दिमाग पल रहा था। वो जगह जहां दिन में विद्वान गणित के जटिल सूत्रों को सुलझाते और रात में तारों भरे आसमान को निहारते जैसे ब्रह्मांड का नक्शा पढ़ रहे हों। यहीं पर आर्यभट्ट की प्रतिभा ने उड़ान भरी। उन्होंने न सिर्फ भारतीय गणित और खगोल विज्ञान को आत्मसात किया, बल्कि यूनानी और बेबीलोनियन ज्ञान को भी अपने अंदर समेट लिया। लेकिन दोस्तों, आर्यभट्ट वो नहीं थे जो पुरानी किताबों को आंख मूंद कर मान लें। वो हर बात को तर्क की आग में तपाते थे। और फिर सिर्फ 23 साल की उम्र में उस युवा ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। साल 499 ईस्वी में उन्होंने आर्यभट्टीय लिखा, 121 संस्कृत श्लोकों का एक छोटा सा ग्रंथ। सोचिए, बस 121 श्लोक। लेकिन इन श्लोकों में उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान का ऐसा खजाना भर दिया जो सदियों तक विद्वानों को हैरान करता रहा। ये किताब कोई साधारण किताब नहीं थी दोस्तों, ये एक बौद्धिक बम थी जिसने उस समय की जड़ मान्यताओं को हिलाकर रख दिया। और मज़े की बात, ये एक कोड भाषा में लिखी गई थी, जैसे कोई रहस्यमयी खजाना जिसे सिर्फ सच्चा ज्ञान का प्यासा ही खोल सकता था। तो आखिर क्या था उन 121 श्लोकों में? वो कौन से राज थे जिन्होंने आर्यभट्ट को भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना दिया? चलिए, इस रहस्य का पर्दा उठाने के लिए अगले चैप्टर में कदम रखते हैं। चैप्टर 2, आर्यभट्टीय 121 श्लोकों में बसता ब्रह्मांड का नक्शा। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे एक रहस्यमयी युवा आर्यभट्ट ने सिर्फ 23 साल की उम्र में आर्यभट्टीय लिखकर दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इस छोटी सी किताब में ऐसा क्या था? दोस्तों, ये कोई साधारण किताब नहीं थी। ये एक टाइम मशीन थी जिसमें 1500 साल पहले के भारत की बौद्धिक उड़ान का सबसे शानदार नमूना कैद है। आर्यभट्टीय को 4 हिस्सों में बांटा गया है और हर हिस्सा एक अलग रंग लिए हुए है। पहला हिस्सा, गीतिका पाद, सिर्फ 13 श्लोकों का, लेकिन ये पूरे ग्रंथ की चाबी है। यहाँ आर्यभट्ट ने एक अनोखी संख्या प्रणाली दी।
जिसमें संस्कृत के अक्षरों को संख्याओं में बदला गया। जैसे का मतलब 1, ख का मतलब 2। ये कोड भाषा थी जिसने उन्हें कम शब्दों में बड़े बड़े गणितीय राज लिखने की ताकत दी। दूसरा हिस्सा गणितपाद अथवा श्लोकों का गणित का खजाना है। यहाँ आर्यभट्ट का जीनियस चमकता है। वर्गमूल, घनमूल, त्रिभुज और वृत्त का क्षेत्रफल, समांतर श्रेणी, सब कुछ इस छोटे से हिस्से में। और हाँ, यहीं उन्होंने अपाइश विस्वारण का विमान किया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। तीसरा हिस्सा आमकाल क्रिया, पाद, समय की गणना का जादू है। यहाँ आर्यभट्ट ने बताया कि ग्रह कैसे घूमते हैं, उनकी कक्षाएं कैसी हैं और वो सूरज का चक्कर कितने समय में लगाते हैं। उनकी गणनाएं इतनी सटीक थी कि आज भी दांतों तले उंगली दब जाती है। और चौथा हिस्सा गोल, पादस 50 श्लोकों का ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धमाका। यहाँ आर्यभट्ट ने कहा धरती गोल है, वो अपनी धुरी पर घूमती है। और सबसे साहसिक, उन्होंने राहु केतु के अंधविश्वास को तोड़कर सूर्य और चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताया। दोस्तों, आर्यभट्टीय सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक वैज्ञानिक क्रांति थी जिसने भारत को गणित और खगोल विज्ञान का सिरमौर बनाया। लेकिन अब हम इस खजाने के सबसे चमकते हीरे की बात करेंगे, वो संख्या जिसके बिना गणित अधूरा है। अगले चैप्टर में हम खोलेंगे शून्य का रहस्य। चैप्टर 3, शून्य, वो गुमनाम नायक जिसने बदली गणित की दुनिया। दोस्तों, अब हम आर्यभट्टीय के गणितपाद में कदम रखते हैं, जहां हमें आर्यभट्ट की प्रतिभा का पहला ठोस सबूत मिलता है। आज हम 1, 2, 3 लिखते हैं, जोड़ घटाव करते हैं और ये सब हमें आसान लगता है। लेकिन क्या आपने सोचा कि ये संख्याएं, ये गणनाएं कहां से आईं? ये भारत की देन है और इसकी नींव रखने वालों में सबसे बड़ा नाम है आर्यभट्ट। दशमलव प्रणाली और स्थानीय मान प्रणाली, ये 2 ऐसी क्रांतियां थीं जिन्होंने गणित को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, जब हम 252 लिखते हैं तो पहला 2 मतलब 200, दूसरा 5 मतलब 50 और आखिरी 2 मतलब सिर्फ 2। ये विचार आज हमें साधारण लगता है, लेकिन उस दौर में ये एक बौद्धिक तूफान था। रोमन अंकों में 252 लिखने की कोशिश कीजिए और फिर उससे गणना करके देखिए, सिर चकरा जाएगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सारी प्रणाली शून्य के बिना अधूरी है। बिना शून्य के 202 और 22 में फर्क कैसे करेंगे? मजे की बात, आर्यभट्टीय में आर्यभट्ट ने शून्य का जिक्र नहीं किया। तो क्या वो शून्य से अनजान थे? बिल्कुल नहीं। विद्वान मानते हैं कि वो शून्य की ताकत को अच्छे से समझते थे। उनकी गणनाएं बिना शून्य के संभव ही नहीं थीं। शायद उनकी कोड भाषा में शून्य की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो इसके गुमनाम नायक थे। शून्य की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाद में ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञों ने इसे प्रतीक दिया, लेकिन आर्यभट्ट ने इसकी नींव रखी। और सिर्फ शून्य ही नहीं, उन्होंने वर्गमूल, घनमूल, ज्यामिति और रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने के सूत्र दिए। तो अब इस गणितीय जादू की अगली कड़ी क्या थी? सब्सक्राइब फॉर मोर।